आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग के 5वें धमाकेदार एपिसोड की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू को लगातार डेली क्वेस्ट्स मिलते जा रहे हैं और जैसे जैसे वो उन्हें पूरा करता है उसका लेवल भी तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी वो हॉस्पिटल में ही है। हॉस्पिटल की कुछ नर्सें उसकी बातें कर रही होती है। उनमें से एक कहती है, अरे वो ई क्लास हंटर जिन्वू कितना कूल और स्मार्ट है। वो ये भी कहती है कि जब पहली बार उसे हॉस्पिटल लाया गया था उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब वो हर दिन एक्सरसाइज करता है और उसकी बॉडी भी एकदम शेप में आ गई है। अगला सीन जिन्वू के रूम का होता है। वो जोरदार वर्कआउट कर रहा होता है, तभी एक नर्स वहां आती है। वो जिन्वू की बॉडी देखकर चौंक जाती है, या यूं कहें कि एकदम इम्प्रेस हो जाती है। फिर वो नर्स उसे बताती है कि आज उसका हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है और वो चेक करने आई है कि क्या वो अब बेहतर महसूस कर रहा है। जिन्वू मुस्कुराकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। नर्स बोलती है, अगर ऐसा है तो ये पेपर वर्क्स पूरा कर लीजिए। जिन्वू उसे धन्यवाद कहता है और जाने लगता है। तभी नर्स अचानक उसका नंबर मांग लेती है। जिन्वू सोचता है, क्या पता आगे कभी काम आ जाए, और नंबर दे देता है। इसके बाद हम देखते हैं जिन्वू का घर। उसकी छोटी बहन स्कूल जाने की तैयारी कर रही होती है और साथ ही टीवी पर न्यूज भी देख रही होती है। जिन्वू अपने कमरे से बाहर आता है और उसकी बहन पूछती है, क्या तुम वर्कआउट कर रहे हो? वो हंसकर कहता है, हाँ थोड़ा बहुत। फिर वो बहन को स्कूल के लिए विदा करता है। उसके जाने के बाद जिन्वू अपना सिस्टम खोलकर देखता है। वो देखता है कि उसके डेली टास्क में 10 किलोमीटर रनिंग अभी भी बाकी है, लेकिन सोचता है कि ये वो बाद में कर लेगा। अब जिन्वू यह तय करने की कोशिश करता है कि वह अपने स्किल पॉइंट्स को किस एबिलिटी में लगाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो फैसला करता है कि इस बार वह अपनी इंटेलेक्ट यानी समझदारी और मैजिक कैपेसिटी को बढ़ाएगा। तभी उसके फोन पर मकान मालिक का कॉल आता है, जिसे देखकर जिन्वू थोड़ा घबरा जाता है। फोन उठाते ही लैंडलॉर्ड कहता है, अरे अभी तक किराया नहीं मिला, लेकिन अगर दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, बाद में दे देना। जिन्वू जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं जल्द ही दे दूंगा। फोन कटने के बाद जिन्वू सोचता है, अब तो मैं आसानी से गोब्लिन्स को हरा सकता हूँ, किराया भरना अब कोई मुश्किल नहीं है। फिर वो अपने फोन पर कुछ सर्च करता है और सोचता है, अगर मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो किसी हाई रैंक गेट में जाना पड़ेगा। लेकिन फिर याद आता है कि अभी वो एक ई रैंक हंटर है और हाई रैंक गेट्स में एंट्री नहीं मिलती। वो सोचता है, अगर मुझे ऐसे गेट्स में जाना है तो अपनी रैंक को अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन उसके मन में यह डर भी होता है कि अगर वो बार बार अपनी रैंक बढ़ाता गया तो सबका ध्यान उस पर आ जाएगा। रीवेकनिंग एक बहुत ही रेयर चीज है और ऐसा लगातार होना बहुत ही अनोखा माना जाएगा। उसी वक्त उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर वो थोड़ा चौंक जाता है। अब अगला सीन हमें ले जाता है उसी जगह पर जहां एपिसोड 1 में सब कुछ शुरू हुआ था। वहीं पर जिन्वू की मुलाकात होती है डंग सुक नाम के एक सी क्लास हंटर से, जिसकी अपनी एक मजबूत टीम है। डंग सुक जिन्वू से कहता है, तुम ई क्लास हंटर हो ना? जिन्वू जवाब देता है, हाँ मैं ही हूँ। तभी डंग सुक की टीम का एक सदस्य मजाक में कहता है, अरे ये तो वही है, द वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर, और जोर से हंसने लगता है। डंग सुक माफी मांगता है और कहता है, माफ करना, मेरी टीम के लोग थोड़े मजाकिया है, दिल पे मत लेना। जिन्वू शांत तरीके से जवाब देता है, कोई बात नहीं, आखिरकार मैं ई क्लास हंटर ही हूँ। इसके बाद डंग सुक उसे समझाता है कि ये मिशन एक सी रैंक गेट का है और उन्हें कुल 8 लोग चाहिए। वो ये भी कहता है कि उन्हें जिन्वू से फाइट नहीं करवानी, इसलिए वो लूट में हिस्सा नहीं देगा, लेकिन सिर्फ शामिल होने के लिए उसे 2 मिलियन वॉन मिलेंगे। जिन्वू बाकी हंटर्स को गौर से देखता है और सोचता है, इस टीम में 4 सी रैंक हंटर है और 2 डी रैंक हंटर। फिर वो पूछता है, मेरा रोल क्या रहेगा? मुझे मिशन में करना क्या होगा? डंग सुक कहता है, तुम्हारा काम सिर्फ सामान उठाने का है, खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह। फिर जिन्वू पूछता है, क्या आप लोग बिना हीलर के ही जा रहे हैं? डंग सुक जवाब देता है, जब भी हम लोग खुद से किसी इंडिपेंडेंट मिशन पर जाते हैं तब हीलर मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम बिना हीलर ही जा रहे हैं। अब जिन्वू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और मन ही मन ये विचार करता है, ये लोग बिना हीलर के डंगन में जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। अब यहाँ पर डंग सुक जिन्वू को एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में ये साफ लिखा होता है कि अगर डंगन के अंदर जिन्वू के साथ कोई हादसा हो जाता है तो बाकी हंटर्स उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। इसके बाद एक और हंटर की एंट्री होती है जो डी रैंक का होता है, लेकिन उसके पास बहुत हाई क्वालिटी गियर होता है, जैसे शानदार आर्मर और चमचमाती तलवार। जिन्वू उसे देखकर सोचता है, ये तो जरूर किसी रईस घराने से होगा। उस डी रैंक हंटर का नाम है यो जिनहो।
अब भाई नाम थोड़ा टेढ़ा है। अब वो अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, चिंता मत करो, ये तुम्हारा पहला रैंक डंगन है ना, तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसके बाद पूरी टीम डंगन में जाने की तैयारी कर लेती है। रास्ते में वो अमीर लड़का जिन्वू से लगातार बातें करता रहता है और जिन्वू बस चुपचाप सुनता रहता है। फिर जैसे ही ये लोग गेट के पास पहुंचते हैं, टीम का एक मेंबर डंग सुक से पूछता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रैंक डंगन है? डंग सुक जवाब देता है, हाँ, हंटर एसोसिएशन ने इसे 2 बार वेरीफाई किया है। गेट को देखकर अमीर लड़का भी कहता है, ये गेट कुछ ज्यादा ही बड़ा लग रहा है, अंदर जाना सेफ तो है ना? इस पर डंग सुक कहता है, गेट का साइज कोई मायने नहीं रखता, असली बात होती है अंदर से निकलने वाली मैजिक एनर्जी, और उसी एनर्जी के आधार पर रैंक तय की जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है डंगन के अंदर, जहां सभी हंटर्स दाखिल हो जाते हैं। डंग सुक अपने एक साथी को कहता है कि कुछ लाइटिंग कर दो। जैसे ही लाइट होती है, सभी को पता चलता है कि वहां कोई भी मैजिक बीस्ट मौजूद नहीं है। जिन्वू सोचता है, ये जगह तो बिल्कुल उस मंदिर जैसी लग रही है जहां पहले गया था। अमीर लड़का जिन्वू से पूछता है, ये ग्लो स्टोन्स क्या होते हैं? जिन्वू जवाब देता है, ये ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें से रोशनी निकलती है, लाइट के लिए। फिर ये सब लोग थोड़ी और गहराई में जाते हैं। अमीर लड़का अभी भी बकबक कर रहा होता है, लेकिन जिन्वू उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद जिन्वू बाकी सभी को अलर्ट करता है, हमारी तरफ इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। अब सभी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। धीरे धीरे बाकी हंटर्स को भी आवाजें सुनाई देने लगती है और तभी हमला होता है। चींटी जैसी दिखने वाले बीस्ट्स पूरे ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। डंग सुक की टीम का एक सदस्य तुरंत अटैक करता है और दूसरी तरफ डंग सुक खुद उन बीस्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ आते हैं, वो हंटर उन्हें तेजी से खत्म कर देता है। इसके बाद डंग सुक बाकी टीम को बाकी बचे बीस्ट्स को खत्म करने को कहता है। ये सब देखकर जिन्वू मन ही मन सोचता है, क्या शानदार कोऑर्डिनेशन है यार। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बीस्ट आता है जिसे जिन्वू खुद अपने पैरों से ही कुचल देता है। सभी बीस्ट्स को खत्म करने के बाद डंग सुक जिन्वू को शुक्रिया कहता है। वो कहता है, अगर तुमने ध्यान ना दिया होता तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये मॉन्स्टर्स किस दिशा से आ रहे थे। डंग सुक फिर पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला? जिन्वू बस शांत तरीके से कहता है, पता चल गया बस। अब अगला सीन जिम का होता है। वहां सभी लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन्हें झटके महसूस होते हैं, जैसे भूकंप आया हो। लेकिन असल में वो झटके ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं, नीचे से आ रहे होते हैं, क्योंकि वहीं पर एक गिल्ड मास्टर टाइगर बहुत ताकतवर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब सीन वापस डंगन में आता है, जहां अमीर लड़का जिन्वू से हालचाल पूछता है। टीम अब और गहराई में जाती है और उन्हें दीवारों पर बहुत सारे जाले दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक और गुफा दिखाई देती है, जिसके अंदर चमकते हुए मना क्रिस्टल्स भरे पड़े होते हैं। ये देखकर डंग सुक कहता है, अब मैं अपनी टीम अलग बनाऊंगा। बाकी हंटर्स उस खजाने को आपस में बांटने की सोचने लगते हैं। इस बीच अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो? जिन्वू बिना कुछ सोचे अपना कॉन्ट्रैक्ट उसे दे देता है। अमीर लड़का डंग सुक के पास जाकर कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जिन्वू को लूट में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन मना क्रिस्टल्स लूट में नहीं आते, तो हिस्सेदारी तो बनती है ना? डंग सुक मान जाता है, हाँ, सही कह रहे हो, हिस्से 7 नहीं 8 होंगे, लेकिन पहले हमें बॉस को हराना होगा। जब तक बॉस जिंदा है, गेट बंद नहीं होगा। अब वो डंगन बॉस वहां सो रहा होता है। डंग सुक तय करता है कि पहले क्रिस्टल्स निकाल लेते हैं। वो अपने साथी से टूल्स मांगता है, लेकिन उसका साथी बताता है कि टूल्स गाड़ी में ही रह गए। डंग सुक फिर अमीर लड़के और जिन्वू से कहता है, तुम दोनों यही रुको, हम टूल्स लेकर आते हैं। जैसे ही डंग सुक और उसकी टीम बाहर जाते हैं, वो अपने एक साथी को गेट बंद करने को कहता है और वो हंटर गेट को बंद कर देता है। जिन्वू को पहले से ही शक था और उसे मिस्टर सॉन्ग की बात याद आती है। डंगन्स में बहुत से धोखेबाज होते हैं और वहां कोई सीसीटीवी नहीं होता। अगर किसी हंटर की मौत हो जाए तो कोई सबूत नहीं बचता कि आखिर हुआ क्या था। अब फिर सीन कट होता है उस गुफा के अंदर। जिन्वू और अमीर लड़का देखते हैं कि वो डंगन बॉस अब जाग चुका है। अमीर लड़का जिन्वू से कहता है, तुम पीछे रहो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन जिन्वू अपनी तलवार निकालता है और मुस्कराते हुए कहता है, नहीं, तुम पीछे रहो, अब इसे मैं हैंडल करूंगा। तो बटीज यहीं से कहानी अब और ज्यादा धमाकेदार मोड़ लेने वाली है। अगर जानना है कि आगे क्या होगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि सोलो लेवलिंग बस यही नहीं रुकने वाला।